आज विशेष में बात होगी कंपनी संशोधन विधेयक 2020 की। किसी भी देश के विकास के लिए उसके आर्थिक विकास का सर्वांगीण विकास जरूरी है, जिसके लिए बेहद जरूरी है कारोबारी सुगमता और निवेशकों का विश्वास। इसी सुगमता और विश्वास को बढ़ावा देने का काम करता है कंपनी संशोधन विधेयक 2020। विधेयक का उद्देश्य कारोबारियों को व्यापार के दौरान होने वाली हर समस्या को कम करना है। इस विधेयक का दायरा केवल कारोबारियों तक नहीं है, इसका मकसद यह भी है कि सरकार के प्रति कॉरपोरेट के भरोसे को मजबूत किया जा सके। तो आज विशेष में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 के स्वरूप को समझने का प्रयास होगा। साथ ही जानेंगे कि इसके प्रावधानों से किस तरह से कारोबार और कारोबारियों की राह में आने वाली मुश्किलों को दूर किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं विशेष की। कंपनी कानून में संशोधन कर तकनीकी और अन्य छोटी गलतियों को फौजदारी अपराध की श्रेणी से हटाकर दीवानी अपराध की श्रेणी में डालने, छोटी कंपनियों पर जुर्माना कम करने और उनके लिए कारोबार आसान बनाने संबंधी कंपनी संशोधन विधेयक 2020 19 सितंबर को लोकसभा से और 22 सितंबर को राज्यसभा से पारित हो गया। यह विधेयक कंपनी एक्ट 2013 में संशोधन करता है। मॉनसून सत्र के दौरान 19 सितंबर को कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में ध्वनि मत से मंजूरी मिल गई। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। इस विधेयक के तहत कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। विधेयक पर सदन में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि गंभीर किस्म के अपराध आर्थिक जुर्म की श्रेणी में पहले की तरह बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी कानून में छोटी कंपनियां भी हैं और छोटी गलतियों को फौजदारी श्रेणी से हटाने का फायदा उन्हें भी मिलेगा। कंपनीज एक्ट में सिर्फ बड़ा कंपनीज नहीं है, एमएसएमईज भी, छोटे कंपनीज भी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर हुए कंपनीज हैं। जो डीक्रिमिनलाइजेशन हम कर रहे हैं वो छोटे कंपनीज को भी बेनिफिट करेगा। इसीलिए उधर छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए उनको पकड़कर जेल में डालने से एक परिवार और वो छोटे कारोबार सब सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए डीक्रिमिनलाइजेशन का ये प्रयत्न आप सबसे मैं चाहती हूँ सपोर्ट के साथ पारित होना है। वित्त मंत्री ने कहा कि घोटाले या ऐसी दुर्घटनाएं जिनमें कोई हताहत होता है और इसी तरह के अन्य अपराधों समेत 35 बड़े अपराध जो साल 2013 में गंभीर अपराधों की श्रेणी में थे, अब भी गंभीर अपराध की श्रेणी में ही रहेंगे। उनमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है। सिर्फ कुछ छोटे अपराधों को दीवानी की श्रेणी में लाया जा रहा है। मगर इसमें अहम बात यह है कि जो बहुत सीरियस ऑफेंसेस है उसका नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं, उसका नंबर 2013 में भी और आज भी वही 35 रहेगा। वो जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन सा चीज़ है जिसमें फ्रॉड होता है, ऐसे काम फ्रॉड वाले काम करने वाले या इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट करने वाले या तो डिसीट करने वाले, फ्रॉड, डिसीट और इंजरी टू पब्लिक, जो उदाहरण आपने दिया ऑनरेबल मेंबर, इनको छोड़ने के कुछ भी प्रावधान इधर नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे अपराधों को फौजदारी से दीवानी की श्रेणी में लाने के लिए कंपनी कानून की 48 धाराओं में संशोधन किया गया है। कंपनी कानून के तहत वर्तमान में करीब 124 दंडात्मक प्रावधान हैं, जबकि मूल कानून में 134 दंडात्मक प्रावधान थे। हालांकि वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और लोक हित को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। और एक डीक्रिमिनलाइजेशन कब से है? 2013 में जब एक कानून बनाया तब से 134 सेक्शंस में पीनल प्रोविजंस थे और आज भी वो 134 कम होते होते आज अगर हम इसको पारित करते हैं 124 तक कम हो जाएगा।
हालांकि वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और लोक हित को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं 22 सितंबर को कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह के संशोधन की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार की 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना है। I highlight the fact that in my budget speech I had very clearly mentioned that Government of India is planning to form 10,000 farmer producer organizations, all of which will have a rural impact, and therefore this protection which comes through here, protection in the sense of giving ease of life for the farmer organizations or manufacturing organizations, producer organizations, is equally important. कंपनी संशोधन विधेयक 2020 में कानून के उल्लंघन से जुड़े कुछ अपराधों के लिए जुर्माने और सजा को हटा दिया गया है। कुछ अपराधों के लिए जुर्माने की राशि भी घटाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आइए अब कंपनी संशोधन विधेयक 2020 के प्रावधान पर एक नजर डालते हैं। 2013 के कानून में संशोधन करते हुए कई नए प्रावधान लाए गए हैं। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 के जरिए कुछ तकनीकी त्रुटियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। इनमें जुर्माना देकर छूटा जा सकता है। विधेयक में कंपनियों की वार्षिक रिटर्न फाइल करने में विफलता के लिए अधिकतम जुर्माना 5 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 के जरिए कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया है। 2013 के कानून के तहत कंपनी एक्ट 1956 के कुछ प्रावधान उत्पादक कंपनियों पर लागू होते हैं। इनमें उनकी सदस्यता, बैठकों के संचालन और अकाउंट्स के रखरखाव से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। उत्पादक कंपनियों में ऐसी कंपनियां शामिल हैं जो कि कृषि उत्पादों का उत्पादन, मार्केटिंग और बिक्री करती हैं और कुटीर उद्योगों के उत्पादों की बिक्री करती हैं। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 इन प्रावधानों को हटाता है और एक्ट में उत्पादक कंपनियों के ऐसे ही प्रावधानों वाला नया अध्याय जोड़ता है। एक चैप्टर जोड़ रहे हैं जिससे ग्रामीण लेवल पर बार बार कंपनीज एक्ट और आईबीसी का चर्चा में एग्रीकल्चर के बारे में बोलते हैं, किसान के बारे में बोलते हैं, जो सही बात है। अभी हम जो कर रहे हैं एक चैप्टर वो पुराना 1956 कंपनीज एक्ट से हम निकाल करके, वो तो सबस्यूम हो गया है 2013 के कानून में, मगर उससे एक चैप्टर ले आकर के प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद हो ऐसा एक नया चैप्टर जोड़ रहे हैं। ये भी इस कानून में है। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 में कंपनी कानून से जुड़े अपराध में बदलाव किया गया है। इसके जरिए 3 बदलाव किए गए हैं। पहला, कुछ अपराधों के लिए जुर्माने को हटाया गया है। उदाहरण के लिए कानून का उल्लंघन करते हुए एक श्रेणी के शेयर होल्डर्स के अधिकारों में बदलाव करने पर लगने वाले जुर्माने को हटाया गया है। जहां किसी तय जुर्माने का उल्लेख नहीं है, वहां एक्ट 10,000 रुपए तक के जुर्माने को निर्दिष्ट करता है, जो कि डिफॉल्ट जारी रखने तक प्रतिदिन 1,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरे बदलाव के तहत कुछ अपराधों पर कैद की सजा को हटाया गया है। उदाहरण के लिए बिल उन कंपनियों पर लागू होने वाले 3 साल के कारावास को हटाता है जो कि एक्ट का पालन किए बिना अपने शेयर्स को बायबैक करती हैं। तीसरे बदलाव के तहत कुछ अपराधों में देय जुर्माने की राशि को कम किया गया है। उदाहरण के लिए अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों में वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं करने पर 5 लाख रुपए की बजाय 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। It is essentially consists of 2 different compartments. The first one consists of 48 amendments, all of which aim at decriminalization and related matters. The decriminalization is important and also greater ease of living both for the companies and also for citizens is important. So compliance related issues are being made simpler. There are 13, the second compartment that is, there are 13 amendments, meaning 13 sections are getting amended. 2013 के कानून के तहत 1% कंपनी यानी सिर्फ एक सदस्य वाली कंपनी या छोटी कंपनियों को कुछ अपराधों पर सिर्फ अधिकतम 50% तक जुर्माना भरना होगा।
वार्षिक रिटर्न नहीं फाइल करना ऐसे अपराधों में आते हैं। छोटी कंपनियों से मतलब है ऐसी कंपनियां जो निम्न पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर सीमा वाली हों। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 इन प्रावधानों में बदलाव करता है। अधिकतम 50% तक जुर्माने वाले प्रावधान अब सभी उत्पादक कंपनियों और स्टार्टअप कंपनियों पर लागू होगा। जुर्माने का ये प्रावधान कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर लागू होगा। इस विधेयक के जरिए कंपनी के लिए अधिकतम जुर्माने को 2 लाख रुपए तक और डिफॉल्टिंग अधिकारी के लिए 1 लाख रुपए तक सीमित किया गया है। भारतीय कंपनियों को विदेशी शेयर बाजारों में सीधी सूचीबद्धता की सुविधा दी गई है। विदेशी क्षेत्राधिकारों में सीधे लिस्टिंग का प्रावधान किया गया है। अब केंद्र सरकार को इस बात का अधिकार है कि वो पब्लिक कंपनियों की कुछ श्रेणियों को विदेशी क्षेत्राधिकारों में सिक्योरिटीज की श्रेणियों में लिस्ट करने की अनुमति दे सकती है। विधेयक केंद्र सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि वो सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की सलाह से विशेष श्रेणियों की सिक्योरिटीज को जारी करने वाली कंपनियों को लिस्टेड कंपनियों की परिभाषा से बाहर कर सकती हैं। 2013 के कानून में अगर कंपनी को 1 वर्ष में अपर्याप्त या कोई लाभ नहीं हुआ, तब भी कंपनी के कार्यकारी निदेशकों यानी प्रबंधन निदेशक और दूसरे पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक के भुगतान के लिए विशेष प्रावधान है। उदाहरण के लिए अगर कंपनी की पूंजी 5 करोड़ रुपए तक है, तो कार्यकारी निदेशकों का वार्षिक पारिश्रमिक 60 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकता। 2020 के विधेयक के जरिए इस प्रावधान को स्वतंत्र निदेशकों समेत गैर कार्यकारी निदेशकों पर भी लागू किया गया है। मौजूदा विधेयक के जरिए 2013 के कानून के बेनिफिशियल शेयर होल्डिंग के प्रावधान में भी बदलाव किया गया है। 2013 के कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति का किसी कंपनी के कम से कम 10% शेयरों पर बेनिफिशियल इंटरेस्ट है या वो कंपनी पर भाव या नियंत्रण रखता है, तो उसे इस इंटरेस्ट की घोषणा करनी होती है। कंपनी से अलग रजिस्टर में घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है। 2020 का विधेयक केंद्र सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि अगर जनहित में जरूरी हो तो वो किसी व्यक्ति वर्ग को इन शर्तों के पालन करने से छूट दे सकता है। 2020 के विधेयक के जरिए रेजोल्यूशन को फाइल करने से छूट से जुड़े प्रावधान में भी कुछ बदलाव किया गया है। 2013 के कानून में कंपनियों से ये अपेक्षा की गई है कि वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों में कुछ रेजोल्यूशंस को फाइल करेंगी। इनमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के राशि उधार लेने या लोन लेने से जुड़े रेजोल्यूशन शामिल हैं। हालांकि बैंकिंग कंपनियों को लोन पास करने या लोन की गारंटी या सिक्योरिटी देने से संबंधित रेजोल्यूशन को फाइल करने से छूट दी गई है। अब पंजीकृत गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी ये छूट दी गई है। कंपनी सामाजिक दायित्व यानी CSR मामले में भी कंपनियों को राहत दी गई है। 2013 के कानून के तहत तय राशि के मूल्य, टर्नओवर या लाभ कमाने वाली कंपनियों से CSR कमेटी बनाने और पिछले 3 वित्तीय वर्षों में अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% अपनी CSR नीति पर खर्च करने की अपेक्षा की जाती है। मौजूदा विधेयक उन कंपनियों को CSR कमेटियां बनाने से छूट देता है जिनकी CSR देनदारी प्रतिवर्ष अधिकतम 50 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त किसी वित्तीय वर्ष में CSR बाध्यता से ज्यादा धनराशि खर्च करने पर अगले वित्तीय वर्ष की CSR बाध्यता में ये अतिरिक्त राशि जुड़ सकती है। इसका मतलब है कि जिन कंपनियों को CSR के तहत 50 लाख या उससे कम राशि खर्च करनी है, उन्हें CSR कमेटी के गठन की जरूरत नहीं होगी। वहीं अगर कोई कंपनी किसी वित्तीय वर्ष में अपनी आय की 2% से अधिक राशि CSR के तहत खर्च करती है, तो वो अगले वर्ष 2% से अधिक वाली राशि को समायोजित कर सकती है। CSR की परिधि में आने वाली कंपनियों को हर साल अपनी आय की 2% राशि CSR के तहत खर्च करना अनिवार्य है। अनलिस्टेड कंपनियों के लिए पीरियोडिक फाइनेंशियल नतीजे के लिए भी प्रावधान किया गया है। विधेयक केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि कुछ अनलिस्टेड कंपनियों की श्रेणियों को पीरियोडिक फाइनेंशियल रिजल्ट्स तैयार करने और फाइल करने के साथ ही इन रिजल्ट्स के ऑडिट पूरे करने या उनकी समीक्षा करने को कह सकती है। विधेयक के जरिए कानून में बदलाव करके आपराधिक अदालतों और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी NCLT के पास लंबित मामलों की संख्या कम करने की भी कोशिश की गई है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का बेंच बनाने का प्रस्ताव किया गया है। ये दिल्ली या ऐसे किसी अन्य स्थान जैसा अधिसूचित किया जाए वहां बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कारोबार को और आसान बनाने और उद्यमियों को कई प्रकार की आपराधिक कार्रवाई से राहत देने के लिए कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इस बिल में कंपनी कानून 2013 के कई सेक्शंस में संशोधन कर अनेक नए बदलाव किए गए हैं। इस बिल को पारित कराने का मकसद उद्यमियों को कारोबार के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की परेशानी को कम करना है। कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने और निवेशकों के विश्वास को बहाल करने के लिए सरकार ने मुश्किल समय में प्रभावी कदम उठाते हुए कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को संसद से पारित कराया। इस विधेयक को पारित कराने का मकसद उद्यमियों को कारोबार के दौरान होने वाले किसी भी प्रकार की परेशानी को कम करना है। दरअसल कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद उद्यमी अपना कर्ज वापस नहीं कर पाते और डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। इस बिल का मकसद ऐसे ही उद्यमियों को डिफॉल्टर होने की स्थिति में उन पर लगने वाले आपराधिक मुकदमों से राहत देना है, ताकि सरकार के प्रति कॉर्पोरेट के भरोसे को मजबूत किया जा सके। साथ ही बिल का मकसद नैतिक और ईमानदार व्यवसाय को बढ़ावा देना भी है। दरअसल व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार 2014 से लगातार अनेक महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। उसी प्रक्रिया के तहत कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त के तहत उपायों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि देश में कारोबार को सुगम और सरल बनाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया जाएगा। The importance of it is long felt. The Companies Act was passed in 2013. And since then, it has undergone so many different amendments. It has undergone so many different amendments because the stakeholders kept giving inputs, saying various aspects of the Companies Act, which was passed in August 2013, are still not helping in companies doing their businesses without worrying about compliance. दरअसल सरकार के लगातार प्रयासों और उपायों की वजह से विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत अपनी रैंकिंग को बेहतर करते हुए साल 2014 के 142वें पायदान से साल 2019 में 63वें पायदान पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में भारत ने शीर्ष 50 देशों में रहने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कारोबार में सुगमता के लिए सरकार ने साल 2014 में कंपनी अधिनियम में बड़े परिवर्तन करते हुए बेहतर अनुपालन के लिए कई सारे नियम लागू किए थे और साथ ही अधिनियम में कई दंडात्मक प्रावधान भी पेश किए थे। लेकिन अब महसूस किया जा रहा है कि देश में अनुपालन का स्तर सुधर गया है और अब व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए कई आपराधिक प्रावधानों को कम करने की बात की गई है। इस विधेयक का मकसद कानून का पालन करने वाले उद्यमियों को राहत देना भी है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसे आर्थिक जुर्माना देकर निपटा जा सकता था, लेकिन कानून में सख्ती की वजह से छोटी मोटी गलतियों की वजह से कंपनियों के कारोबार पर तो असर पड़ता ही था। अदालतों और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में ऐसे मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। इसी प्रकार की सख्ती से छोटी कंपनियों के संचालन में ज्यादा दिक्कतें भी आ रही थीं। बदलते वक्त के साथ कुछ नियम अपनी प्रासंगिकता खो चुके थे और उन नियमों से कंपनियों के ऊपर दबाव बढ़ रहा था। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए 2013 के कानून में बदलाव लाजमी हो गया था। The Standing Committee on Finance, even in 2010, had very clearly recommended, and I quote here, sir, transgressions purely procedural or technical in nature should be viewed in a broader perspective, while serious non-compliances or violations, including fraudulent conduct, should invite stringent deterrent provisions, unquote. So the recommendation of the Standing Committee, even in 2010, had very clearly said that procedural and technical transgressions should be treated with a broader perspective, whilst
non-compliances or fraudulent conduct should be stringently handled. छोटी कंपनियां जिनकी आय कम थी, उनके लिए कंपनी सामाजिक दायित्व यानी CSR भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। कारोबार सुगमता के लिए कंपनी सामाजिक दायित्व यानी CSR के मामले में भी कंपनियों को राहत की जरूरत नजर आ रही थी। बीते साल केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी CSR से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारावास की सजा तय करते हुए कंपनी अधिनियम में संशोधन किया था, लेकिन उद्योग जगत की नकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया। छोटी कंपनियों के लिए CSR से जुड़े नियमों की औपचारिकता को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। इस विधेयक के जरिए उन मुश्किलों को दूर करने का प्रयास किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान लगातार सुधर रहा है, जो कि स्पष्ट तौर पर सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है। सरकार की लगातार कोशिश है कि भारत में व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाया जा सके। इसलिए जरूरी है कि नियमों के अनुपालन और बदलाव पर जोर दिया जाए, और कंपनी संशोधन विधेयक 2020 इसी का नतीजा है। कंपनी अधिनियम वो महत्वपूर्ण कानून है जो केंद्र सरकार को कंपनी के गठन और कार्यों को विनियमित करने की शक्ति देता है। आजादी के बाद पहला कंपनी अधिनियम 1956 में पारित किया गया था, जिसमें जरूरत के हिसाब से समय समय पर संशोधन किया जाता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का